तो धन्यवाद आप सभी का, और फिर से आपको नव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे से बढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रो सक्षम सोसाइटी के बारे में। तो सक्षम सोसाइटी 2022 से युवा को रोजगार योग्य बनाने और उन्हें कौशल योग्य बनाने के लिए अलग की ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें शामिल है बिजनेस अकाउंट्स ट्रेनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन और वीकली ट्रेनिंग्स में हम भारत एक खोज, जिसमें अपने देश के बारे में जानने के लिए हम ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें अलग राज्यों से लोगों को हम बुलाते हैं और जानते हैं कि वहाँ के राज्य के बारे में कैसी की भूमि है, क्या इतिहास है, क्या वहाँ की संरचना है, सोसाइटी कैसी है। तो इसके साथ साथ हम रूट्स एंड विंस के सेशन कराते हैं, जिसमें ये आपका जो सेशन है वह आपके पर्सनल डेवलपमेंट में काम करने के लिए बनाया गया है, जो कि इसमें आप अलग टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, जिसमें कभी डिजिटल सेल्फ डिसिप्लिन शामिल है, जो हमारा लास्ट सेशन था, जिसमें कभी कभी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कभी हम सेल्फ नोटिसिंग क्लास लेते हैं। तो इस तरह के अलग अलग विषय हैं, और आज की क्लास आपकी जनरल वर्कप्लेस एटिकेट्स पे है। और इसके साथ साथ सक्षम सोसाइटी बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, जिसमें 26 बच्चे शामिल हैं, और 26 में से 10 बच्चे जो कि विजुअल इम्पेयर्ड हैं, उन्हें भी हम मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था ओवरऑल सक्षम सोसाइटी के बारे में। और आगे सेशन को बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा राहुल कोडार जी को फॉर द इंट्रोडक्शन पर्सन एंड आवर प्रेसिडेंट ऑफ द वोट यू फॉर द। Thank you, Abhishek sir. I am Rahul, behalf of Saksham Rozgar Society, to welcome today's guest, Mr. Ravish Kalra. Ravish Kalra is a strategy consultant with Boston Consulting Group based in New York, USA. He also did his MBA at Yale University in the US, one of the top 7 business schools in the world. Prior to Yale, he got an engineering degree from IIT Roorkee and worked with Dettol for 4 years. Also, we are honored to introduce Ms. Jyotika Kalra, President of Saksham Rozgar Society and advocate on record at the Supreme Court of India, a strong advocate for education and skill development. She is deeply committed to empowering youth through learning opportunities and practical training, paving the way for more capable and confident generation. Thank you. Over to you, Abhishek sir. So thank you, Rahul Kodaar ji, for the introductions. और now let me request our president to begin this. Over to you. रवीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। एक साल बाद फिर से आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो शर्ट हमने आज अपने पोस्टर पे लगाई है वही शायद आपने पहनी हुई है। मैंने वही ढूंढ के मैंने निकाली, मुझे लगा कि हाँ, कि ताकि सही कोरिलेट रिप्रेजेंटेशन। कोरिलेट कर सके। और दूसरा, मैं अपने सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि जैसे यूएस से अमेरिका से रवीश ने हमें ज्वाइन किया है, तो आप देख सकते हैं कि इनके बाहर दिन है और हमारे यहाँ पूरी रात है। और रवीश का एक और परिचय है कि रवीश सक्षम रोजगार सोसाइटी की जो स्कॉलरशिप हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें 5,000 रुपये महीना हर महीने इनका आता है, अमेरिका से भेजते हैं। और दूसरा, कभी भी हम जब कभी हमें पैसे की जरूरत होती है तो रवीश कभी पीछे नहीं हटते। अभी जब हमने असम फ्लड विक्टिम्स के लिए पैसा इकट्ठा किया, और हमने ये रिक्वेस्ट डाली कि हम असम चीफ मिनिस्टर के खाते में असम फ्लड रिलीफ के लिए पैसा भेजना चाहते हो, तो तुरंत रवीश ने 15,000 रुपए की राशि भेजी। और रवीश, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि 1 लाख रुपया सक्षम रोजगार सोसाइटी के द्वारा चीफ मिनिस्टर असम के रिलीफ फंड में हम जमा करा चुके हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा दी गई जो आर्थिक मदद है सक्षम रोजगार सोसाइटी, इसके साथ साथ जो आप अकेडमिक या जो शिक्षा से संबंधित इस प्रकार की बातचीत हमारे बच्चों के साथ रखते हैं, ये उससे भी बड़ा शायद योगदान है सक्षम रोजगार सोसाइटी के लिए। और रवीश, हम पहले अपनी बात शुरू करें, जैसे आज स्वतंत्रता दिवस भी है, और आज से 2 हफ्ते पहले जब आपकी मित्र आईआईटी रुड़की की मित्र कन्वी हमारे साथ थी, तो एक उसी दिन एक बड़ी एक घटनाक्रम हुआ कि बच्चों के आह्वान पर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो उसी कड़ी से बात जोड़ते हुए आपसे पहला मैं टेक लेना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश से आज हम बात कर रहे हैं आपसे, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा अभी पीछे, उसके बाद से कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में बच्चे, स्कूली बच्चे
सड़कों पर आए और उनकी डिमांड क्या थी कि हमारी क्लासेस के अंदर पंखे नहीं चलते। उनकी डिमांड क्या थी कि 25 अध्यापकों की जगह हमारे स्कूल में केवल 7 अध्यापक हैं। और आज ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्कूल की छत ढह गई जिसमें एक बच्चा मर गया और 2 बच्चे घायल हुए। इसी प्रकार राजस्थान के भी एक स्कूल में कल एक छत ढह गई। तो आपने इतनी बड़ी शिक्षा ली और शिक्षा का महत्व आप जानते हैं, और शायद शिक्षा के ही बाबत आप आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। तो हम चाहेंगे, पहली बात आपसे यही जानना चाहें कि आ, सरकार का शिक्षा को लेकर कितना कैसे गंभीर प्रयास होने चाहिए अगर हम सही मानों में देश को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। पहली बात वो, फिर हम वर्क प्लेस एटिकेट्स पे आते हैं। बिल्कुल। आई थिंक शुरू करने से पहले स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। काफी बड़ा वो है कि आज भी इतने सारे लोग छुट्टी वाले दिन सब इस कॉल पे आए हैं। आई थिंक उस आपके जो क्वेश्चन की बात है, ऑब्वियसली एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। और आपको दिखेगा कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एजुकेशन में कितना पैसा लगाती हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि आपके जो लोग हैं उनकी स्किल डेवलप करना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका जिसका जिससे ज्यादा रिटर्न किसी सरकार को कहीं और नहीं मिल सकता है। और भारत में थोड़ा सा एक वो ऐसा भी नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि पैसे का कुछ कंसर्न है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो बैचलर वाले कोर्स होते हैं उसमें सरकारी एजुकेशन बिल्कुल अनपैरेलल्ड है। किसी आप अब कोई भी हम में से कोई भी अगर एस्पायर करना चाहता है कि हमें अच्छी बैचलर्स एजुकेशन चाहिए, तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, हम आईआईटी जाना चाहते हैं, हम मुंबई यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जो सब सरकारी स्कूल है। हम प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाने में हम कतराते हैं, क्योंकि नहीं, सरकारी में इतना हाई क्वालिटी एजुकेशन हमें मिलता है। तो वो चीज स्कूल लेवल पे ऐसे पर्कुलेट डाउन नहीं होती है कि हम सब अभी भी मानते हैं कि ज्यादातर स्टेट्स में सरकारी स्कूल अभी थोड़ा पीछे लगते हैं सबको। तो उसमें इन्वेस्ट करना वो तो इम्पोर्टेंट चीज है ही, और मेरे को लगता है कि अच्छी चीज है कि लोग, मतलब सरकार वो करेगी जो लोग चाहेंगे। अगर लोग उसको एज अ प्रायोरिटी देखते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो दिखाते हैं कि हमारे लिए प्रायोरिटी है और इसके बिना पर हम वोट भी करेंगे, तो वो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होगा ही। तो हम विषय पर आते हैं रवीश। हाँ जी। धन्यवाद, आपके विचार सुने। और हम चाहेंगे कि ये आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार अपने जो अहम काम है उसमें शिक्षा हम्म। को सबसे प्रखर और सबसे महत्व दे। और जैसे बिल्कुल। सक्षम रोजगार सोसाइटी भी स्किल और एजुकेशन के लिए काम करती है, तो हम एक ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। तो आज वर्क प्लेस एटिकेट्स पे जब हम बात करने बैठे हैं, तो रवीश, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये वर्क प्लेस क्या बला है, किसे, हम्म। कार्य का स्थल किसे कहते हैं। थोड़ा सा वो पहले उसी से बात शुरू करें कि कार्य का स्थल क्या है, किसे हम हाँ, कार्यस्थल कहते हैं। आई थिंक काफी वेरी करता है, बट अगर आप कोई एक कंसिस्टेंट सी चीज सोचें, तो यही होगा कि जहां पे भी आप अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप उस जगह पे और आप खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ पे अपने काम की वजह से हूँ, तो वो एसेंशली वर्क प्लेस है। वो एक ऑफिस हो सकता है, एक दुकान हो सकती है, वेयर हाउस हो सकता है, आप किसी क्लाइंट का ऑफिस हो सकता है। हम क्लाइंट सर्विसेज में काम करते हैं, तो क्लाइंट का ऑफिस हो सकता है। वो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, क्योंकि उस समय पे आप उसके लिए हैं। परंतु उसके उसके बाहर से आप ये भी बोलेंगे कि यदि आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर पे गए हुए हैं किसी क्लाइंट के साथ या अपने ऑफिस वालों के साथ, क्योंकि आप फिर भी वहां पे अपने काम की वजह से हैं, आई वुड स्टिल से वो भी एक तरीके से वर्क प्लेस है। जब आप सोचेंगे, पर्टिकुलरली जैसे हम वर्क प्लेस एटिकेट्स वगैरह की बात करेंगे, तो वो बहुत फॉर्मल सेटिंग हो सकती है, जैसे हम ऑफिस वगैरह बोल रहे हैं, बट कुछ कुछ इनफॉर्मल सेटिंग्स भी हो ही सकती हैं, जिन्हें भी आप वर्क प्लेस की कैटेगरी में मानेंगे। तो एक बहुत लंबा आपने बताया कि कार्य का स्थल, कार्य से जुड़े हुए हम जिस भी स्थान पर हैं, चाहे घर पर हैं, हाँ, चाहे किसी रेस्टोरेंट में, होटल में है, या कहीं बाहर किसी आउटिंग पे आए हुए हैं, तो वो कार्य स्थल का ही हिस्सा माना जाएगा अगर कार्य से बिल्कुल। जुड़ा हुआ है, वर्क से जुड़ा हुआ है। और एक जो कार्यस्थल है या वर्क प्लेस है, वो किस हम्म। प्रकार से, किस बाबत या हम्म। किन कारणों से किसी अन्य सामाजिक स्थान से अलग होता है। क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जिसको हम्म। बोलते हैं वो क्या होते हैं। आई थिंक डिस्टिंग्विशिंग फीचर अगर हम कहें तो दो
मेजर मेरे दिमाग में आते हैं। एक, आपकी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपको किसी काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो या तो इन्वेस्ट किया जा रहा है आप में, तो आपको लगता है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बनते हैं, कि आपको ये सोचना होता है कि आप कुछ भी करते हैं वर्क प्लेस पे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे डिटर्मिन करेंगे। तो ये दो मेजर चीजें हैं। इसको जब आप एक लेयर और, जैसे प्याज की जैसे लेयर होती है, एक और लेयर पील करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि आप पे कोई, आपका एम्प्लॉयर और बाकी लोग भी जो आप आसपास है, वो समय इन्वेस्ट कर रहा है, वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो आपको सैलरी मिल रही है या और भी चीजें होंगी, आपको सैलरी, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और आप पे बहुत भरोसा किया जा रहा है उस सिचुएशन में, कि आपको, आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वहां पे, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो पब्लिकली नहीं अवेलेबल होगी। तो आपको इस सब पे जो भरोसा किया जा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप उस जगह पे है। तो इसीलिए वहां पे वो वर्क प्लेस थोड़ी अलग लगती है, तो इसीलिए सबसे आप थोड़ा रिस्पेक्टफुली वहां पे रहते हैं। तो इस तरीके से वर्क प्लेस थोड़ा डिफरेंट रहता है, बिकॉज बाकी लोग आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली समय और पैसा, जिसपे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वैल्यू क्रिएट करके देंगे उनके लिए। अगर एक छोटे शब्दों में बोलूं कि आपकी हम्म। जवाबदेही तय होती है, मतलब हाँ, आंसरेबिलिटी, बिल्कुल। कार्य के स्थान पर बिल्कुल। आप जवाब दें अपने हर कार्य के लिए। और हाँ, और आप जवाबदेह इसलिए है क्योंकि आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप हाँ, इसीलिए जवाबदेही बनती है आपकी। हाँ। हम्म। और अगला सवाल जो आता है रवीश, वो इस प्रकार से है कि कार्य के स्थल पर किस किस प्रकार के संबंध होते हैं? जैसे घर में होता है, माता हम्म। पिता है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं। तो कार्य के स्थल पर किस किस प्रकार के, किस किस लेयर्स जैसे शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो कौन कौन से राइट। होते हैं? हाँ, ये काफी, मतलब मेरे ख्याल से सब लोग इस पे समझेंगे ये चीज, की काफी सिंपल चीज है। कि एक तो ऑब्वियसली कोई ओनर होता है या जो एम्प्लॉयर होता है, वो तो होता ही है, बट उसके अलावा एक, मतलब थोड़ी हायरार्की, शब्द थोड़ा सा होता है, बट एक हायरार्की एक तरीके से होती है, कि एक सीनियर होंगे, आपके कॉलीग्स होंगे, आपके बराबर के लोग होंगे, आपके जूनियर भी होंगे, और उसके अलावा आपके कुछ क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से जॉब में, बट ज्यादातर नौकरी में आपके क्लाइंट्स भी होंगे। तो ये मोटा मोटा अलग 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 टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं आपके उस जॉब में, किसी भी नौकरी में। मतलब ठीक है, मतलब कि जूनियर सीनियर है, क्लाइंट है, बॉस हाँ, है, और वो राइट, कलीग्स हैं। एग्जैक्टली। और एक, जब हम नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अभी हमने कार्य के स्थल की बात करी, उसका क्या विशेष, उसके मूल वो रहते हैं, पहचान रहती है, और किस हम्म। किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो अगला सवाल ये आता है कि जब हम कार्यस्थल के बारे में सोचते हैं, तो किसी के भी, जैसे हमारे आज बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, हाँ, या काम करते करते काम को बदलने की सोचते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं, ऐसे मूल्य हैं जो उनको अपने ध्यान में रखने चाहिए कार्यस्थल की हाँ, चुनाव करने से पहले? बिल्कुल। आई थिंक एक एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हमें एमबीए में पढ़ाते थे, कि हर चीज की एक वैल्यू होती है। तो वो, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी, आपका समय है, आपको जो पैसा मिल रहा है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, आपको क्या कहीं घर पे रहना पड़ेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स होंगे आप जब नौकरी ढूंढ रहे हैं। बट जब आपको डिसीजन लेना होता है, तो आपको किसी एक तरीके पे, एक चीज पे फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो उसके लिए जो हमें एक, हमारी पहले कोर्स में ही था, कि हर चीज की एक वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। और सबसे आसान होता है कि आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में या पैसे के टर्म्स में एक वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं मेंटली, कि आपके लिए किस चीज की क्या वैल्यू है। तो अगर हम उस लेंथ से जाते हैं और शुरू करते हैं, तो एक पहली बात, ऑब्वियसली सैलरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो करनी चाहिए भी। आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आप उनके लिए कुछ पैसा क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका कुछ पैसा आपको भी मिलना ही चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज है, इसके लिए ये एक्सपेक्ट करना कुछ गलत नहीं है। मगर उसको फिर बैलेंस करने के लिए आपको और क्या सोचना चाहिए इसमें, कि आपको कितना समय देना पड़ रहा है। आप अगर आपको 40,000 रुपए कोई दे रहा है महीने के, और आपसे वो 80 घंटे काम करा रहा है,
और कोई दूसरा इंसान 35,000 दे के आपसे 40 घंटे काम करा रहा है, तो बहुत बहुत डिफरेंट डिस्कशन है। आपका ऑब्वियसली कि आपको कितनी दूर जाना पड़ रहा है, आपको कितना सेफ लग रहा है जाने के लिए, ये सब थोड़े मॉनेटरी फैक्टर्स हैं जो आप सीधा सीधा फैक्टर इन कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक कभी कभी हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है लॉन्ग टर्म, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी क्या स्टेप लेने की जरूरत है, आप कहाँ सीख सकते हैं। जैसे मैं जब मैं इंजीनियरिंग स्कूल से निकला था, तो मैं इंजीनियरिंग स्कूल के बाद अम, अ, जैसा कि इंट्रोडक्शन में राहुल ने बताया कि मैं डेटॉल के लिए काम कर रहा था। तो उस समय पे मैंने लैब में R&D में काम किया। मुझे तब लगा कि ये मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई शुड लर्न इट। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिजनेस में जाने की जरूरत है। तो मैं वहां से हिल सकता हूँ, और मुझे नई नौकरी ऐसी जगह नहीं करनी है, मेरे को ऐसे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए कि मेरे को इसी में काम करना है। मैं बिजनेस में ज्यादा इंजॉय करूंगा, मुझे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अम, तो ऑब्वियसली फिर मैं उसे फैक्टर इन करूंगा अपने डिसीजन मेकिंग में। और तब मैंने सोचा कि अच्छा नहीं, मेरे को बिजनेस स्कूल जाना चाहिए, या मेरे को नौकरी उसके हिसाब से क्या करनी चाहिए। तो आप किस चीज में जो सब्जेक्टिव फैक्टर होंगे, जो नॉन इकोनॉमिक पैसे के अलावा फैक्टर होंगे, कि आप कैसे कहाँ लर्न कर सकते हैं, कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, और क्या इस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं। इस सब को भी आई वुड से कि एक तरीके से पैसे के उस पर थोड़ा सा रखा जा सकता है। थोड़ा पहले लगता है कि नहीं नहीं, मतलब ग्रोथ एट एनी एनी कॉस्ट चलेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप फिर भी, मैं बोलूंगा कि अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहीं दिख रही है, और अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं, बहुत ही कम पे कर रहे हैं, बिल्कुल भी पे नहीं कर रहे हैं, तो वो सोचने की बात है कि क्या वहां जाने की सेंस बनती है या नहीं बनती है। तो बैलेंस है इन दोनों चीजों में। तो ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? मतलब आपने तो ग्रोथ को बड़ा महत्व दिया कि हाँ हाँ, ग्रोथ काफी बिल्कुल। महत्वपूर्ण है, और कम पैसे में भी आप ग्रोथ को चूज करें, और बिल्कुल ही पैसे हम्म, नहीं दे रहा तो एक अलग बात है। तो ग्रोथ का क्या हाँ। क्या मायने है आपके हिसाब से? ग्रोथ जब मैं कहता हूं, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म सोचने की चीज है। कि अगर मैं आज से लॉन्ग टर्म, मतलब मैं बहुत आगे तो नहीं सोचता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता 20-30 साल बाद क्या होगा। बस 10 साल आगे की सोचे अगर, कि मुझे 10 साल बाद क्या आइडियल स्टेट है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जिस जो जॉब का डिसीजन मैं अभी ले रहा हूँ, क्या वो जॉब मुझे वहां पहुंचा सकती है या नहीं। वो एक सवाल है। क्योंकि कुछ जॉब्स होती है जो आपको उस समय के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी दे सकती है, बहुत रीच दे सकती है, आप काफी खुश हो सकते हैं। मगर आपको दिख रहा है कि वो अगर इस टाइम पे 50,000 देगी, और आप देखते हैं कि जो इंसान उस नौकरी में 6-7 साल से भी काम कर रहा है, वो भी मतलब 55,000 पे ही 55,000 ही कमा रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे नई चीजें नहीं कर रहे हैं, आप एक चीज में बहुत अच्छे हुए जा रहे हैं, और आप वही करे जा रहे हैं। मगर कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है जहां पे आपको दिखता है कि जो लोग पहले समय से हैं, वो 2-3 साल बाद उनका प्रमोशन होता है, वो नई चीजें सीख सकते हैं, वो नई चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो एक्सपोजर उन्हें नया टाइप का मिल सकता है। तो वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जब किसी को या मुझे भी डिसाइड करना हो कि मुझे कौन सी नौकरी करनी है। तो मतलब अगर कुल मिलाकर समझ में आया, तो ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम्म, मार्केट रिसर्च पे भी आधारित है। मतलब आप बिल्कुल। पहले, हाँ, ग्रोथ आप खुद अपनी बैठे नहीं सोचेंगे। आपका जो ग्रोथ की अंडरस्टैंडिंग है वो डिपेंड करेगा कि आपने उस मार्केट को किस तरह से समझा, और हाँ, क्या माइंड बिल्कुल मेकअप किया उसके बाद। और बिल्कुल। और इसमें इसमें बहुत आप बहुत कहिए अपनी बात। इंपॉर्टेंट एक चीज है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, जो जो आपने जिस चीज को पकड़ा भी, कि ये हम शायद बाद में आएंगे थोड़ा कैसे डिसीजन लेने में। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो उस वो नौकरी पहले कर चुका हो, उस कंपनी में या नहीं, उससे वो इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट जो वैसे टाइप की नौकरी कर चुका हो, उससे एक बार आप एटलीस्ट बात करें, समझे कि आप किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, उनका अंदर से पर्सपेक्टिव क्या है। बाहर से बहुत अच्छा भी लग सकता है, बहुत बुरा भी लग सकता है आपको, कि नहीं ये तो बिल्कुल ही बकवास है, मुझे नहीं करना। जब आप अंदर लोगों से बात करेंगे, तो अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है उसे फैक्टर इन करना, क्योंकि उसके बिना आप 2-3-4 साल आगे नहीं देख सकते। उसके बिना आप 2-3 महीने तक ही देख पाएंगे, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं बस। थैंक यू फॉर अ वेरी इंसाइटफुल कमेंट और व्यू पॉइंट।
और एक अगला सवाल, जैसे हम भारत से आज हम आपसे बात कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे भी सब हम यही उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से, और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला कल्चर है कि माता पिता हम्म। बच्चों के काम में, बच्चों की नौकरी, बच्चों के कार्यस्थल को बहुत महत्व देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं डिसाइड करूंगा, मैं देखूंगा। अगर बच्चे हम्म। ने कहीं जाना भी है तो एक बार खुद जाके पिताजी जाके चेक करेंगे या माँ चेक करेगी कि वो कैसा है वर्क प्लेस, वो हाँ। लोग कैसे हैं, हमारी लड़की सेफ है नहीं सेफ। मतलब ये उदाहरण के लिए दो चार बातें आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या माता पिता का बच्चों के कार्यस्थल के चुनाव में कैसा रोल होना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे एक रोल, क्या रोल होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ, कि एक एडवाइजरी रोल होना चाहिए। कि आप आपके माता पिता को या आपके कोई भी एल्डर हैं, उनसे आप उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप एडवाइस ले सकें। बिल्कुल आपको पूछना चाहिए, आपको उनकी बात सुननी चाहिए, आपको उनकी बात समझनी चाहिए। मगर एट द सेम टाइम दुनिया बदलती है, प्रोफेशंस बदलते हैं। अभी जो जितने जितने प्रोफेशंस, जो टाइप ऑफ प्रोफेशन अभी है, वो शायद 10 साल पहले भी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या 20 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। तो उस सब चीज को लेके उन्हें शायद उतनी उतनी नॉलेज नहीं भी होगी। तो आई वुड से कि अल्टीमेटली आपको उठ के नौकरी पे जाना है, या आप जो भी, सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, आपको उठ के किसी काम पे जाना है जो आपका अपना काम भी हो सकता है या नौकरी भी हो सकती है। अगर रोज सुबह आपको उठ के जाना है और आपका वो डिसीजन नहीं होगा, तो आप पूरे समय यही बहाना ढूंढते रहेंगे कि अच्छा ये तो इसीलिए बुरा जा रहा है क्योंकि मेरे माता पिता ने किया। क्योंकि आपका डिसीजन है तो वो अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना चाहिए, आपको उसे ओन करना चाहिए। हम ये भी देख ही रहे हैं, जैसे एटलीस्ट बड़े शहरों में, तो शहरों में तो ये होता ही हो ही रहा है कि जो शादी के डिसीजन है, आई वुड से थोड़ा सिमिलर है। कि अगर आप शादी कर रहे हैं, आप माता पिता पे फिर के भरोसे शादी भी कर लेंगे, तो फिर तो आप कैसे ओनरशिप लेंगे उसमें कि नहीं मेरा डिसीजन था, मुझे आगे बढ़ाना है। तो जॉब थोड़ा उससे सॉफ्टवेयर डिसीजन है, क्योंकि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। तो आप वो डिसीजन लीजिए। बड़ी से बड़ी बात, आप एडवाइस लीजिए पेरेंट्स से बिल्कुल, बट आप अल्टीमेटली डिसीजन लीजिए। बड़ी से बड़ी बात, आप 2 महीने बाद छोड़ देंगे और किसी कहीं और चले जाएंगे, उसमें उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नौकरी मेरे काम से फिट नहीं बैठती है, या मेरी मेरी ग्रोथ से फिट नहीं बैठती है, मुझे सेफ नहीं लगता है, आप 1 महीने में भी छोड़ दीजिए। उसमें किस उसमें क्या बदल रहा है बात। तो बट ओनरशिप आपकी अगर नहीं होगी, तो आपको सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर आप रोज सुबह उठ के नहीं जाएंगे कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे नौकरी करनी है, अब मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे अच्छे से हो सकती है, कि मैंने सही डिसीजन लिया है। अगर वो पुश आप नहीं लेके आएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है फिर कि मैं किसी और का बताया काम कर रहा हूँ, उस वो सेम पुश नहीं आ सकता है उस चीज में, फिर आप अदमने तरीके से ही करेंगे। मतलब माता पिता से उतना ही आप ज्ञान लेंगे जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, ज्ञान आपको जितना लेना है ले लीजिए। हाँ, आप उसके अफोर्ड। बाद उसको कितना, उसका कितना कंसिडर करते हैं, वो आपका हाँ, डिसीजन होना चाहिए। वही मैं जो उसको अफोर्ड कितना करने। फैक्टर इन करते हैं हम। हाँ हाँ, मतलब फैसला अल्टीमेटली आपका ही है और उसको ओन भी आपने ही करना है। हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं ओन करेंगे, तो आप उस पर डिलीवर करने की उतनी कोशिश नहीं करेंगे। ये अरे, बहुत बेसिक होता है कि अगर ये मैं कोई मैं आपका जैसे ये थोड़ा, साइकोलॉजी का फंडामेंटल है कि अगर आप ओन नहीं करेंगे तो डिलीवर नहीं करेंगे, डिलीवर बिल्कुल नहीं है, करना क्योंकि चाहेंगे। जैसे मैं भागता हूँ, मैं थोड़ी रोड रनिंग करता हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि मैं रजिस्टर करता हूँ कि मैंने हाफ मैराथन के लिए रजिस्टर किया, उसमें 3-4 हज़ार रुपए वो लेते भी हैं। फिर वो लेके अगर मैं बोलता हूँ कि 3 महीने बाद है, अब मैंने वो रजिस्टर कर दिया है, मैंने उस टाइम सोचा था अब कुछ नहीं तो मेरे को तैयारी करनी चाहिए, मेरे को हर सैटरडे संडे उठ के भागने जाना चाहिए, मैं वो कोशिश करता हूँ। वही अगर मेरा कोई दोस्त बोलता है कि, या मेरे दोस्त भी नहीं, मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें फ्री में रजिस्टर करके दे रहे हैं, ये उस पे मैराथन में चले जाना, तो उस पे मैं उस दिन सुबह उठूंगा और मैं चले जाऊंगा, वहां पे कुछ खाऊंगा पीऊंगा, थोड़ा जितना भागा जाएगा भागूंगा और वापस आ जाऊंगा। क्योंकि मैंने उसकी कमिटमेंट करने में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मेरे को बोला गया, मैं उठ के चला गया। तो वो डिफरेंस मेरे को इसमें ऑब्वियसली जॉब में भी वो एक बड़े रूप में प्रकट होता है। पर एक रविश, आप ही के इस जवाब पे मेरे एक जहन में एक मुद्दा आ रहा है, एक बिंदु आ रहा है हम्म।
आपने हाँ बोला कि आप ओन करते हैं तो आप डिलीवर करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल। रिलेशनशिप जैसे कह रहे हैं। अच्छा, कार्य के स्थल पर जैसा हम देखते हैं, और मैं कुछ अपने व्यक्तिगत उससे ही बात करना मतलब बात रख रही हूँ, उसमें अब बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट टाइप रहता है कि बिल्कुल। क्या ये जो बॉस है उसके पार्ट पे कमी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को ओनरशिप नहीं देता, या सबॉर्डिनेट के पार्ट पे कुछ कमी है कि ऐसा होता है कि वो उसकी कुछ केयरलेसनेस है या उसकी डिलीवरी उस तरह की नहीं है कि बॉस का वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता कि मैं हम्म। इसको ओनरशिप दूं। इस संबंध को आप कैसे देखते हैं? इस संबंध में मैं तो बोलूंगा कि एक एक समय और काम पे डिपेंड करता है। ओनरशिप देनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। किस लेवल की आप ओनरशिप, किस चीज की ओनरशिप दे सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना समय किसी को हो चुका है, कितनी हाई स्टेक सिचुएशन है, और उससे कंपनी कितनी एट रिस्क बनती है। जैसे मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, हम बहुत रेगुलरली सीईओज के साथ, या जो अभी हम रिसेंटली जैसे काम कर रहे थे, तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो सेल्स के हेड होते हैं कंपनीज के, जो बहुत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में होती हैं, उन्हें हम जाके कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर वैसी मीटिंग में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और चाहे एनालिसिस किसी मेरी एनालिस्ट टीम में किसी ने वो एनालिसिस किया हो, बट उसको प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बार ऐसा होगा कि या तो हम नहीं दे पाएंगे उन्हें, या फिर हम उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे कि भाई ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि वो बहुत हाई स्टेक सिचुएशन है, वो हमारे क्लाइंट है, वो हर साल हमसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में काम लेते हैं। उनके सामने गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर मैं एनालिसिस पे आता हूँ और हमारे पास 2 हफ्ते हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि उसमें वो ओनरशिप देना ज्यादा आसान है। कि या कोई भी, हम काफी लोग यहाँ पे डेटा के साथ करते हैं एक्सेल वगैरह में, तो उसमें मैं बोलूंगा कि ओनरशिप देना कि पहला आप खुद ट्राई करो, आप नया पर्सपेक्टिव लेके आओ। तो वो बहुत जरूरी होता है। तो आई वुडेंट से कि अगर कभी कभी माइक्रो मैनेज किया जा रहा है तो वो कोई बहुत, कि हमेशा ही कुछ खराब चीज है या कुछ। वो डिपेंड करता है, शुरू में आपको सीखने के लिए कभी कभी लोग माइक्रो मैनेज करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट पे आने के बाद, अगर आपको उस पे ओनरशिप नहीं दी जा रही है, तो दोनों के समय की वेस्टेज है। अगर आप किसी को 1 साल से एक चीज सिखा चुके हैं, और फिर भी आप उसे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तो उस समय का आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं, आप लेवरेज बोलते हैं, जैसे कि आप एक उनसे, कि किसी पे आप भरोसा करेंगे, तो आप मान के चले कि वो आपके 5 घंटे बचाएगा। तो वो अगर आपके 5 घंटे बचेंगे, तो आप उससे कुछ हायर वैल्यू कर पाएंगे। तो वो समय, कुछ टाइम के बाद वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट कभी कभी माइक्रो मैनेजमेंट होगा, वो हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए, उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। पर वही बात है कि ओनरशिप के ऊपर जो सामने वाले की परफॉर्मेंस भी एक एक बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब यस। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और एक बिल्कुल किसी के बिल्कुल। साथ एक जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी कार्यस्थल का, वो है कि कार्यस्थल पर समय की पाबंदी। आप यस। कितने समय को पाबंद हैं कार्यस्थल पर जाने के लिए या कार्यस्थल से आने के लिए, आप उसके ऊपर थोड़ी अपने आपकी बात रखें। हाँ, समय की मुझे लगता है कि मैं पंक्चुअलिटी और समय की पाबंदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मैंने बोला है कि हम 2 बजे किसी दोस्त से मिलने जाएंगे, तो दोस्त से कॉफी के लिए मिलने जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1:58 पे वहां पे हूँ। और ये एक हैबिट बनाने की मैंने कोशिश करी है, या उससे पहले ही। और उसमें बाकियों के एक बहुत फैक्टर्स होते हैं कि अच्छा नहीं, बाकियों का आप समय वेस्ट कर रहे हैं, वो सब फैक्टर्स है ही। कि आप 10 लोग की मीटिंग में अकेले लेट है, तो आप 9 लोग का समय वेस्ट कर रहे हैं। बट उससे बढ़ के जो फैक्टर है कि आप कभी भी काम कर रहे हैं, तो वो एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है, एक भरोसे पे बेस्ड सिस्टम है। जैसे माइक्रो मैनेजमेंट ना करे, वो उसके लिए भी आपको, आपके मैनेजर को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको क्लाइंट पे को आपके एनालिसिस, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। अगर आपने किसी को समय दिया है कि आप 10 बजे पहुंचेंगे, और आप वो समय पे भी आप पे भरोसा नहीं कर सकते, तो वो चीज धीरे धीरे पर्कुलेट होके और चीजों पे भी जाएगी। हम अगर कोई डेटा प्रेजेंट करते हैं, या आप टैली में कुछ एनालिसिस करके आप बैलेंस शीट वो देते हैं, कोई
काफी लोग होंगे, काफी क्लाइंट होंगे जो बोलेंगे कि देखा है आपने, किया है, सही किया होगा, कोई बात नहीं। अब मुझे अगर हर 10 बजे की मीटिंग में कोई इंसान, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं उस पर समय पे भरोसा नहीं कर सकता, तो क्या मैं उसके डेटा पे भरोसा कर सकता हूँ? क्या मैं उसके अच्छा। रिकमेंडेशन पे भरोसा कर सकता हूँ? ओके। वो सब एक फैक्टर बिल्ड हो ही जाता है। आप अगर एक आपके कंट्रोल में एक सिंपल चीज है, उसको उस पे आप अमल नहीं कर सकते, तो बाकी चीजों पे भी सवाल आएगा। उससे मैं एक चीज हट के मगर बोलूंगा कि ऑब्वियसली एक इमरजेंसीज होती है, डिले होते हैं। मैं खुद यहाँ पे न्यूयॉर्क का अगर आपको पता हो तो यहाँ पे गाड़ी कोई नहीं चलाते, सब मेट्रो में ही जाते हैं, तो मेट्रो कभी कभी बंद हो जाती है, कभी वो डिले हो जाती है। तो बहुत नॉर्मल चीज है, ट्रैफिक में फंस गए आप, डिले होंगे उसमें, मतलब कभी कभी डिले होंगे, और सब मान के चलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप उन्हें बता सकते हैं। मगर आप कंसिस्टेंटली, आप पूरे टाइम 10 बजे का मतलब 10:05 है या 10:10 है, चाहे आप क्लाइंट डिनर पे जा रहे हैं, चाहे आप मीटिंग पे जा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में पहुंच रहे हैं, 9 बजे शुरू करने का मतलब 9:30 है, तो अगर वैसा इंप्रेशन आपका बनता रहेगा तो उससे भरोसे पे थोड़ा फर्क पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, बाकियों का समय वेस्ट जो होता है उससे लोगों के वैसे मेंटल उस पर भी इम्पैक्ट होता है कि इसने मेरा समय वेस्ट किया, तो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन शुरू होना भी शुरू हो जाता है, विच इज जो कोई भी नहीं चाहता है कि वैसे किसी ऐसे इंसान के साथ काम करना जो उनका समय वेस्ट कर रहा हो। तो इट्स लाइक इट्स नॉट योर टाइम। जब आपने समय दे दिया, दफ्तर का समय है, तो किसी और का समय वेस्ट कर रहे हैं आप, अपना समय नहीं बिल्कुल। वेस्ट कर रहे। और मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल जब हम इसी विषय पर बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि मैंने ऐसा पढ़ा है कि शाहरुख खान जो है वो सेट पर लेट पहुंचता है, और कुछ कुछ हम्म। एक्टर्स हैं वो बहुत समय से पहुंच जाते हैं। तो आपका तब हाँ। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा आपने इंसाइट या एक जवाब दिया था। मेरे को लग रहा है कि अभी भी अगर आप उसको सामने रखें कि शाहरुख खान का लेट पहुंचना या विनय अग्रवाल का लेट पहुंचना, दोनों में क्या फर्क है, या दोनों को कैसे देखते हैं? मेरे को पिछले साल का जवाब तो याद नहीं है, अगर अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए। आई थिंक मैं इंटेंशनली कोई लेट पहुंचना, मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान जैसा इंसान भी बहुत इंटेंशनली कि मैं लेट ही पहुंचूंगा का सिस्टम होगा। बट वही होता है कि आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि कितना टाइम किसका वेस्ट हो रहा है और उस टाइम की क्या वैल्यू है, तो वो एक फैक्टर इन आप हमेशा कर ही सकते हैं। क्योंकि हम्म। देर आर, जैसे मैंने भरोसे की बात करी, अब अगर आप डायरेक्टर हैं, आप बिल्कुल शाहरुख खान के लेट होने पे आपको कम हो सकता है, बट उसकी एक्टिंग स्किल पे भरोसे के लिए वो बहुत और चीजें कर चुका है बहुत दशकों से, तो वो कॉम्पेंसेट कर सकते हैं आप स्किल से। हाँ। मगर आप वो स्किल आपको कहीं से लानी पड़ेगी, उसकी जगह आप स्किल से बिल्ड भी कर सकते हैं, जो थोड़ा प्रेफर्ड तरीका हो सकता है, आपके कंट्रोल में है क्योंकि ये। हाँ, मतलब अगर आप समय से लेट हो रहे हैं तो आप, अगर आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, आप फटाफट हम्म। काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ कॉम्पनसेट हो सकता है। या आपकी बिल्कुल। इतनी रीच है कि आप इतने प्रभावशाली हैं कि आपके आते ही वहां का माहौल बदल जाता है, तो आपको थोड़ी लिबर्टी है कि आप समय को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और एक रवीश, बिल्कुल। एक बहुत ऐसा विचार रहता है कि काम का जो समय है वो 10 से 6 का ही होना चाहिए, टिपिकल हम्म। ऑफिस कल्चर। आ, क्या ये ठीक है, या फिर जैसा होता है कि आप 8 बजे अपने अपने एसोसिएट को या अपने स्टाफ को फोन कर देते हैं रात को, या रात को कभी 9:30 10 बजे भी कर देते हैं, कभी काम हम्म। 11 11 बजे तक भी होता रहता है। तो क्या ये, हाँ। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये अनप्रोफेशनल है, या ये अ, ठीक है, मतलब वर्क प्लेस एटिकेट्स के विद इन ही आता है रात बेरात काम के लिए बात करना या काम करना? नहीं, आई थिंक डिपेंड करता है आप कौन सी नौकरी में हैं, कितने समय का वो होता है। जैसे अगर आप, जब आप डॉक्टर होते हैं तो आप ऑन कॉल होते हैं काफी बार, और आपको देर रात कॉल आते हैं कि आपको हॉस्पिटल आना है, वो सब एक्सपेक्टेड होता है। मगर जो जो आपका अग्रीड टाइम है वो 10 से 6 हो सकता है, वो कुछ अलग जॉब्स के लिए कुछ ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं जिस नौकरी में भी काम करता हूँ, मैं मानूंगा कि हेल्दी नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दूंगा, बट 9 से 9 आपका ऑलमोस्ट एग्रीड वो होता है कि आप सुबह 9 से रात के 9 तक काम कर ही रहे हैं। तो जो भी आपका एग्रीड टाइम है उसके बाहर कोई भी मैसेज आना, कॉल आना या ईमेल आना, ईमेल तो ईमेल आ सकता है, बट मैसेज कॉल आना कि आप एक्सपेक्ट करें कि आप जल्दी उस पर रिप्लाई करें,
ये रेगुलर नहीं होना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कि आपके क्या वर्क आवर्स एक्सपेक्टेड है, और आपको उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन या आपको उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। उसके बाहर कभी कभी चीजें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, और वो मेरे हिसाब से अनप्रोफेशनल नहीं है। मैं जब डेटॉल में काम करता था, हमारी फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल का बैच फेल हो गया और उनके पास था नहीं, उन्हें कहीं लोकल एक सप्लायर से लाना पड़ रहा था, और उन्हें टेस्टिंग करानी थी। तो उस ऐसे मेजर टेस्ट के लिए कि वो लाइन एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएगी, उसके लिए अगर वो रात को 9 बजे हमें कॉल कर रहे हैं, उसमें मेरे को कुछ गलत नहीं लगता। वो 3 साल में एक बार हुआ, होता है, कोई गलत नहीं है। वो रेगुलर उसमें नहीं होना चाहिए। बट वो टाइम क्या है, वो टाइम की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपको आपके एम्प्लॉयर से आपकी नौकरी के हिसाब से क्लियर होना चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन के बाहर शुड बी एन एक्सेप्शन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज ही ये हो रहा है कि 24 घंटे सब हर चीज के लिए अवेलेबल है। अगर वैसी कोई नौकरी है तो वो उनको आपको लाखों में पैसे दे के आप ऐसा करने में खुश हैं, तो बिल्कुल कुछ गलत नहीं है उसमें भी, कि कुछ कोई नौकरी आपको पैसा देने के लिए विलिंग है ऐसे ही राइट के काम के लिए। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यू शुड एक्सपेक्ट कि आपकी क्लियर होना चाहिए आपको कि कब से कब काम एक्सपेक्टेड है। और अगला सवाल है कि कार्य के स्थल पर किस प्रकार की वेशभूषा हमें पहननी चाहिए, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए वर्क प्लेस के ऊपर? नहीं, इसमें तो आई फील लाइक जो भी कॉल पे है, बट स्टूडेंट्स भी सब लोग काफी समझते हैं कि प्रोफेशनल होना चाहिए, कि क्लीन और नीट दिखना चाहिए। उसमें और कुछ कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कैसे वो होना चाहिए। आपको प्रोफेशनल दिखना चाहिए। वो प्रोफेशनल की डेफिनेशन वेरी करेगी। अगर आप या आई नो का कुछ अकाउंटेंट्स भी हैं, कुछ लॉयर्स भी हैं कॉल पे, कि आप उठ के क्लाइंट ऑफिस जा रहे हैं तो वहां पे प्रोफेशनल की डेफिनेशन अलग होगी, आप अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं तो अलग होगी। प्रोफेशनल दिखना चाहिए। आप जनरल उसमें वो होगा कि आप शॉर्ट्स और उसमें नहीं जाएंगे। अब जो स्टार्टअप कल्चर है काफी जगहों पे, काफी ऑफिसेज में, जो बैंगलोर में भी हैं या यहाँ पे सिलिकॉन वैली में है, वहां पे ऐसा माना जाता है कि शॉर्ट्स और टी शर्ट में भी प्रोफेशनल है उस ऑफिस के लिए। वो ऑफिस टू ऑफिस वेरी करेगा, उसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगला सवाल है कम्युनिकेशन पे। हमने अभी वेशभूषा की हम्म। बात करी, तो बातचीत कार्य के स्थल पर किस प्रकार से अपने सबॉर्डिनेट से कैसे बात करनी चाहिए, अपने कुलीग से कैसे बात करनी चाहिए, अपने बॉस से कैसे बात करनी चाहिए, ये इस प्रकार के जो हम्म। लेयर्स होते हैं, तो किस प्रकार का हमें बातचीत का माहौल रखना चाहिए? हाँ, आई थिंक इसमें दो पहलू है। एक तो पहले बात कैसे करनी है और फिर सुनना कैसे है। आई वुड से सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट। बट खुद कैसे बात करनी है, इसमें आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे बोलना चाह रहे हैं, और कैसे बोलना चाहते हैं, और कब बोलना चाहिए। ये तीन हमेशा फैक्टर होंगे आप कुछ भी कम्युनिकेशन के लिए। आप किसी कॉलीग से बात कर रहे हैं तो बहुत आसान हो सकता है, कुछ आप किसी भी समय आप आराम से मुड़ के बात कर सकते हैं। किसी सीनियर से कर रहे हैं तो आप थोड़ा और सोच सकते हैं कि किस समय ऐसा होगा कि उन्हें ना लगे कि डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है या कुछ। तो ये आप सोच सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप झूठ ना बोलें, लाइक फैक्चुअली करेक्ट बात करें, और थोड़ा लोगों को लगे कि आप इनपुट मांग रहे हैं, आप ऐसे नहीं बता रहे कि आपने बता दिया और ये है वही है, आप मुझे कुछ आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बहुत बेसिक चीजें ही हैं, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुनने की एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाउ टू लिसन। और काफी बुक्स भी इस पे लिखी गई हैं कि कैसे सुनना चाहिए। बहुत कॉमन चीज है जो मैं खुद करता हूँ, मुझे पता है कि मैं खुद भी अभी इस पे धीरे धीरे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि कोई जब मुझसे सवाल शुरू करता है, या फिर कोई कोई आंसर देने की कोशिश करता है, तो मैं पहले 10-20 सेकंड सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं ये। और मैं सोचना शुरू कर देता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं करना चाहिए। आपको सुनना चाहिए कि कोई इंसान क्या बोलना चाह रहा है। आपको वो आपके एक्सप्रेशन में भी दिखता है। जब आप सोचना शुरू कर दिया, आप उसमें जोन आउट हो गए, हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो। आप दो इंडिविजुअल्स होने का फायदा ही तभी है कि वो कुछ और सोच लाए। तो आप वो अच्छे से सुनिए। उसके बाद अगर आप पॉज लेके सोचते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट ये लिसनिंग को बहुत बहुत अहमियत देनी चाहिए कम्युनिकेशन में। हमारे
बिहेवियरल साइंस में काफी वेट दिया जाता है इस चीज को भी। और ये एक्टिवली सोचने वाली चीज है, क्योंकि बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सोचते हैं कि हम कैसे अपना पक्ष रख सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, दूसरे का पक्ष सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना पक्ष रख लेंगे, उसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और एक सवाल, और मैं सभी आज के पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि करीबन 2 मिनट में अब मेरा ये बातचीत का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। आप कृपया करके अपने सवालों के साथ तैयार रहें, अपने सवाल आप लिख लें। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगले शनिवार निश्चय बुद्धि राजा हमारे साथ जुड़ेंगे। विषय रहेगा हाउ टू गेट ए गुड जॉब। वो ब्लिंकिट में डायरेक्टर है निश्चय बुद्धि राजा, और आईआईटी रुड़की और आईआईएम कोलकाता के बैचलर हैं, एमबीए है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत रहेगी उनके साथ अगले शनिवार के। वो मैंने बताया, और अभी मैंने ये बताया कि आप लोग कृपया करके अपने सवाल को लिख लें। आज रवीश हमारे साथ जुड़े हैं, अपने कार्य के स्थल से जुड़ा हुआ कोई भी आप सवाल करना चाहें आप पूछें। एक आपको ग्लोबल, एक अंतरराष्ट्रीय पर्सपेक्टिव मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और एक रवीश सवाल, लास्ट बट वन, कि क्या कार्य के स्थल पर अपना व्यक्तिगत जीवन की बातें, जैसे आज मेरी सास से सुबह लड़ाई हो गई, या मेरी सास कुछ भी कुछ कहती रहती है, या अपने पति की बातें, या अपने बच्चों की बातें, या अपने माता पिता अपने भाई बहन की बातें, क्या कार्य के स्थल पे करनी चाहिए? तो जैसे आपने सवाल प्रस्तुत किया, उसका उसका ऐसा लगा कि आंसर एक्सपेक्टेड है कि नहीं में करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि ये जैसे आपने एग्जांपल दिए, अच्छा। मे बी नॉट, मगर मगर अपने पर्सनल लाइफ की बात मेरे हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए। आप बाकी ह्यूमंस के साथ ही काम कर रहे हैं ऑफिस में भी। बिल्कुल बाउंड्रीज होनी चाहिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि अपनी सास की कंप्लेंट करना, या फिर अपनी माता पिता की कंप्लेंट करना, भाई की कंप्लेंट करना, ये लाइंस होती है, इसकी कोई सेंस नहीं है। मगर यहाँ पे जैसे मैंने यूएस में आके और ज्यादा देखा ये चीज, कि जब आप मंडे सुबह कॉल शुरू करते हैं, चाहे बड़े से बड़े क्लाइंट हो, जैसे मैंने बताया बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप पहले 2 मिनट आप यही पूछते हैं कि अच्छा आपने वीकेंड पे क्या किया। अब अच्छा। कोई किसी रेस्टोरेंट गया, किसी कोई शो देखने गया, कोई ट्रैक करने गया, कोई मूवी देखने गया, और इस सब की बातें करना बिल्कुल मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही है कि आप इस चीज में बात करेंगे। आप जब अपने ऑफिस पहुंचेंगे, तो आप जब कॉफी ले रहे हैं वहां पे, तो वहां पे 5-5-10 मिनट आपको जब लोग मिलेंगे, तो आप इस चीज पे बात करेंगे। और नॉट जस्ट एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल मतलब कॉमन है। ऑलमोस्ट शुरू में मुझे इन अनकंफर्टेबल लगता था ऑलमोस्ट, मगर मुझे रियलाइज होता है कि ये चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हैं। ह्यूमंस रिलेशनशिप्स अपने पर्सनल लाइफ से, अपनी पर्सनल बातों से बनाते हैं। तो आपने क्या किया, आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, आपने कौन सा टीवी शो देखा, ये सब चीजें हेल्प करती है आपको कॉमन चीजें, कॉमन लाइंस ढूंढने में। आपकी आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। लोग, किसी को भी लगता है कि आप सिर्फ काम के लिए नहीं बने हैं, वो आपसे बेटर रिलेट कर पाते हैं। एंड बहुत ज्यादा हेल्प होती है इसमें। आप लॉन्गर टर्म आप रिलेशनशिप बना सकते हैं लोगों से, जिनसे जिनसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा, आप सालों साल बाद भी उनसे मिलेंगे, वो याद रखते हैं कि आपसे जो ये बातचीत हुई थी। आपका असेसमेंट एनालिसिस वो 1-2 महीने में भूल जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर जो आपकी ह्यूमन कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस पर भी बिल्ड करना ही चाहिए। बिल्कुल एक लाइन होती है प्रोफेशनल और उसकी, कि आपको गॉसिप नहीं करें। गॉसिप मैं बोलूंगा कि आपको नहीं करनी चाहिए। मगर चाहे ऑफिस के लोगों के बारे में हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हो, जैसे आप आपके दोस्तों से आप बात करते हैं, आप सेम तरीके से बातचीत नहीं करेंगे। थोड़ा डिफरेंस होगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऑफिस में घुस गया, अब मैं दूसरी लाइफ भूल जाऊंगा और मैं सिर्फ यही करूंगा। तो वो भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस बनाने की चीज है। हाँ, मेरा सवाल गलत था। मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव बातें हैं वो करनी चाहिए, इस तरह की नेगेटिव या
कृप करने वाली बातें नहीं करनी नहीं, चाहिए हमें। पॉजिटिव की भी सिर्फ बात नहीं है, बहुत नॉर्मल वो है कि जैसे अगर आप मैं बहुत अगर आप कोई किसी डॉक्टर के पास गए और आपको लगा कि अच्छा नहीं, मेरी बोन का कुछ इश्यू चल रहा है और मैं उस पे काम चल रहा है, या हमारे जैसे मेरे जो पिछले क्लाइंट थे, बहुत सीनियर क्लाइंट, उनका एसीएल टीयर हो गया एक स्की ट्रिप पे जाके, तो वो आप आके हमें बता रही है कि हमारा एसीएल जो नी का टीयर होता है वो कम से कम 3-4 महीने लेता है रिकवरी में। तो आके बता रही है कि अच्छा नहीं, ये एक्सीडेंट हो गया और एसीएल टीयर हो गया, और उसके बारे में भी हमने मतलब 5 मिनट बात करी उस बारे में। और उस पे बाद हम काम पे आते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अच्छा नहीं, देर आर रिस्ट्रिक्शन, अब वो अगले 2 हफ्ते तक उनका डॉक्टर के पास जाना होगा या अवेलेबिलिटी नहीं होगी, या और भी बहुत रीजन होते हैं। तो ये सब भी शेयर करने में कुछ गलत गलत हम्म। ऐसे नहीं। आखिरी सवाल है रविश, एक काम के स्थान पर जो मालिक होता है उसको दिमाग में ये एक सोच रहती है कि मैं ये सामने वाले को पैसे दे रहा हूँ, मेरी वजह से हम्म। इसका घर चल रहा है, या मतलब उसको लगता है कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। और जो हम्म। एक मतलब उसका दूसरा पक्ष भी है कि वो उसको काम करके दे रहा है, पर उसके दिमाग में ऐसी फीलिंग रहती है कि कमा तो मैं रहा हूं और मैं इसको पैसे दे रहा हूँ। और हाँ। और वही जो सामने वाला व्यक्ति है जो काम कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि मैं काम करके दे रहा हूं तो ये पैसे कमा रहा है। मतलब हाँ। उसको जो पैसा मिल रहा होता है वो कॉम्पनसेशन होता है उसके काम करके देने का। वो भी बिल्कुल। ये सोचता है कि शायद मतलब दोनों जगह ऐसा नहीं होता, पर उसके भी कहीं जहन में ये होता है कि मैं ही शायद इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये कहीं किसी काम का नहीं रहेगा। एक थोड़ा सा हाँ। कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन है। तो कैसे राइट। आप उसको देखते हैं? और यही मेरा आखिरी सवाल होगा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं कि ये बिल्कुल किसी भी, अगर आपकी कंपनी और आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ये ऐसा रिलेशनशिप हो, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब म्यूचुअल वैल्यू क्रिएशन, आपका आप दोनों के लिए वैल्यू बना पा रहे हैं। आपको अगर कोई 40,000 रुपए दे रहा है, तो क्योंकि आप काम कर रहे हैं वो इसीलिए दे रहा है। आप उसके लिए 40,000 से उसको 50,000, 60,000, 70,000 कमा के देंगे, तभी वो आपको वो पैसे देगा, वो इन्वेस्ट कर रहा है आप में कोई भी। तो वो दोनों तरफ से जैसे ये इक्वेशन टूटती है, तो वो किसी के लिए भी काम नहीं करेगी, राइट? अगर आज की डेट में मैं एक एम्प्लॉय को 40,000 रुपए दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो मेरे को वैल्यू क्रिएट करके नहीं दे रहा है उससे ऊपर की, तो मैं उसे हटा दूंगा, उसे मैं बोल दूंगा कि भाई नहीं, आप कोई और नौकरी ढूंढिए। और जबकि दूसरी तरफ से अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं वैल्यू तो इससे बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा नहीं, मुझे इससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो मैं किसी और के लिए भी ये वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ जो मुझे इससे ज्यादा वैल्यू, जो इससे ज्यादा पैसे देगा। तो वो बैलेंस ही है, किसी को भी ऐसा सोचना कि मेरी वजह से ये कंपनी चल रही है, या फिर मैं पैसे दे रहा हूँ तो अब मैं इन्हें ओन करता हूँ, ये दोनों ही थॉट्स गलत हैं। आपको अपने समय के लिए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न मिलना चाहिए, ये दोनों बातें सच है। ये जो भी बैलेंस नहीं होगा, ये तो किसी के लिए भी अगर काम नहीं करेगा, तो उसे वो चीज तोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। थैंक यू रविश, एज फार एज माय डिस्कशन विद यू इज कंसर्न, बहुत अच्छे तरीके से आपने और बहुत प्रोफेशनली आपने, बिल्कुल जैसे काम के स्थान पे एकदम इनसाइट्स आपके थे, कुछ ऐसा नहीं था कि किताबी बातें, आपने बहुत ही व्यवहारिक जवाब दिया। आशा है कि सभी हमारे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े या हमारे वॉलंटियर सक्षम भारतीय और सक्षम रोजगार सोसाइटी के हमारे साथ जुड़े हैं, सभी के लिए ये लाभदायक रहेगा। हाँ, अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सर फॉर सच अ इंटरेस्टिंग सेशन। एंड आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ में एक पिक्चर ले सकें एज अ स्क्रीन शॉट। तो थैंक यू आप सभी के। नाउ फ्लोर इज ओपन, आप सभी के जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो पहले तो मैं ही शुरू करूंगा अपने क्वेश्चन से। सर जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैम ने बताया कि हमें पर्सनल चीजें शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आपका जवाब आया। तो वैसे ही एक मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड सेम,
कि हमें अपने पॉलिटिकल आइडियाज या पॉलिटिकल व्यूज शेयर करनी चाहिए, नहीं चाहिए, करनी चाहिए, जैसा कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में वेरी गुड आए दिन क्वेश्चन। कुछ ना कुछ इलेक्शन हाँ, आते हैं और जाते रहते हैं। तो बिल्कुल उसमें मैं बिल्कुल। जानना चाहूंगा। गुड नहीं, क्वेश्चन। काफी काफी अच्छा सवाल है। आपको अगर लगता है कि इंडिया पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है तो आप यूएस के पॉलिटिक्स को थोड़ा फॉलो कीजिए। यहाँ से बटा हुआ इलेक्टोरेट कहीं पे भी नहीं है, इंडिया में भी इतना स्ट्रांग डिस्कनेक्ट नहीं है। आई थिंक थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। प्योर पॉलिटिकल ओपिनियंस मैं पर्सनली थोड़ा कोशिश करता हूँ कि वर्क प्लेस उसमें थोड़ा उसे कम ही रखा जाए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है, आपने अपने दोस्तों से भी बातचीत में देखा होगा कि आपके आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस बहुत फर्क, बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं। और वो एस्केलेट हो सकता है एक बहुत ज्यादा डिबेट में, या टू द पॉइंट कि आपका आपका वर्क रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो सकता है उस वजह से। तो थोड़ा सा मेरे को मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, सबके लिए नहीं है ये, बट मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। मुझे लगता है कि इट इज इजियर फॉर मी टू कि किसी के साथ काम करना मेरे लिए आसान है अगर मैं उस डिस्कशन में ना जाऊं तो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कुछ पॉलिटिकल चीजों के बारे में। मगर एट द सेम टाइम ये भी कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि कुछ बहुत हार्ड लाइन भी होती है, कि आपको अगर लगता है कि किसी ने बहुत ही कुछ गलत चीज बोली और आपको लगता है कि इवन द एक पॉलिटिकल टॉपिक है, मुझे ये रिफ्यूट करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि आपने गलत बोला, तो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको ये शेयर करना कि नहीं, मुझे लगता है कि या तो वर्क प्लेस एक सूटेबल चीज नहीं है, आपने जो आइडिया शेयर किया है इस चीज के लिए, या फिर आपने जो आइडिया शेयर किया मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हम वर्क प्लेस पे हैं तो मैं पूरे ऐसे इसे डिबेट नहीं करना चाहूंगा। बट अगर कभी अलग से जाके हम इस पे बात करना चाहें कॉफी पे और मैं समझना चाहूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, तो उसको रिस्पेक्टफुली आप बात कर सकते हैं। um, बहुत स्ट्रांगली ऐसे लोग लोग अपना कि आपने किसको वोट किया, आपने क्यों किसी को वोट किया, ये सब डिस्कशन में मुझे लगता है कि जनरली किसी को कुछ बहुत फायदा नहीं होता है वर्क प्लेस में। आप क्योंकि अगेन मुझे इससे कोई पॉजिटिव इतना ज्यादा मिलता हुआ नहीं दिखता है, इसीलिए मैं पर्सनली इसमें नहीं एंगेज करता हूँ। बट बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है, अभिषेक। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल। ऑफिस पॉलिटिक्स की हम अक्सर बात सुनते हैं, और किस तरह से हम्म। ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है अगर आप बता पाए, और कैसे दूर रहा जाए इस इफेक्ट ना हो जो हो हम, तो उसके बारे में आप कुछ ओपिनियन दे पाए। हाँ, आई थिंक ऑफिस पॉलिटिक्स को हम दो तरीके से देखते हैं। आई थिंक एक ये होगा कि कुछ कुछ सीनियर लोगों का ऑफिस में बहुत डिस्कनेक्ट है और वो आपस में उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। एक एक हम आई थिंक पूरा पहले डिस्कशन में ये बात आई नहीं, बट कि ऑफिस होने का ये भी एक डिफरेंस है कि आपको कभी कभी ऐसे लोगों के साथ काम करना होगा जिनसे जो आपको इतने पसंद नहीं है। आपको पर्सनल लाइफ में एक ऑप्शन होता है कि आपको कोई पसंद नहीं है, आप बोले कि हम इनसे बात करना बंद कर रहे हैं। मगर आप एक 100 लोगों के ऑफिस में काम कर रहे हो, उसमें एक दो लोग से आप को पसंद नहीं करते, ये बहुत नॉर्मल चीज है और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही है। तो अगर दो लोग आपस में वो नहीं करते हैं, वो उस वजह से ऑफिस में कैसे डिसीजंस हो रहे हैं उसमें इम्पैक्ट होता है, तो उससे थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके बीच में ना फंसे। मगर एट द सेम टाइम कुछ काफी हम इसमें ये भी सुनते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को भी लोग ऐसे वो मानते हैं कि नहीं, ये तो उसका इंसान है, ये तो उसका वो बहुत जानकार है इसीलिए वो प्रेफर करता है। वो मुझे लगता है कि ऐसे जो जो नेटवर्क आपका, अगर कोई आप नेटवर्क है आपका किसी कुछ सीनियर से आपकी ज्यादा अच्छे से बनती है, कुछ जूनियर से ज्यादा अच्छे से बनती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको जब काम करना है, जैसे हम बोल रहे थे कि आप डेलीगेट कर सकते हैं, कि आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं कि ये काम कर देगा, क्योंकि आपका एक रिलेशन उनसे पुराना, आपने बहुत बार काम किया है, इसीलिए आप प्रेफर करते हैं उनके साथ काम करना, क्योंकि आप भरोसा कर सकते हैं। वो आपको कोई कुछ असेसमेंट भेजेगा तो आप सीधा फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो होगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको अच्छे नेटवर्क बनाना, आपको लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाना, इसको मैं पॉलिटिक्स नहीं मानता हूँ। बाकी लोग में कुछ थोड़ा बहुत एस्पेक्ट होगा ही, पावर जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जो कि ऑब्वियसली किसी भी हायरार्की में होगी, पावर इन्वॉल्व होती है, तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स इन प्ले आती ही है। उसको थोड़ा नेविगेट करने की जरूरत है, थोड़ा आई वुडंट से आसान होता है, बट
एक्सेप्ट करना है कि वो होगा। आप सीनियर लेवल पॉलिटिक्स में ना घुस पाए, वो अवॉइड कर सकते हैं। लोग कुछ कुछ लोगों से आपकी अच्छी बनेगी, और उसे उसे नेटवर्किंग ज्यादा बोलना मैं प्रेफर करता हूँ, रादर देन सेइंग कि प्रेफर्ड लोग होंगे लोग किसी के। थैंक यू सर। संजय सर, आप सब क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद। वेरी गुड आफ्टरनून रवीश, आपके लिए हमारी तरफ से वैसे वेरी गुड इवनिंग। जो क्वेश्चन मैंने पूछना था वो अभिषेक ने ही पूछ लिया। मैंने यही पूछना था ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर, कि हाँ। नेशनल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को छोड़कर, तो उसका आपने जवाब दे ही दिया है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू संजय जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी जैसे राहुल। कि आप यहाँ पे 4 ईयर से आप आफ्टर द आईआईटी यहाँ पे जॉब कर रहे थे रैकेट में। तो हाँ आपको जी। कब पता लगा कि मेरे पास राइट टाइम है नोएडा से या यूएसए शिफ्ट होने का या एमबीए करने के लिए? हाँ, आई थिंक मुझे पर्सनली, मैं पहले यूएस आने का मैं प्लान नहीं था। कोविड की वजह से एक्चुअली थोड़ा चेंज हो गया। मैं तो आईएसबी हैदराबाद जा रहा था एमबीए करने के लिए। मैं रिजाइन कर चुका था, एक हफ्ता बचा था, तो ऐसे में यूएस रिलेटेड डिसीजन नहीं था। आई वुड से कि मैं जब आरएनडी में काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि काफी की जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी बिजनेस लेवल पे होती है। फाइनेंस और मार्केटिंग लेवल पे बहुत डिसीजन मेकिंग होती है। वहाँ ऑब्वियसली काम ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, बट मुझे पर्सनली लगा कि मेरे लिए वो बेटर फिट है, कि मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ कि जहाँ डिसीजन मेकिंग हो रही है मैं उस रूम में हूँ। तो मुझे था कि मेरे को आरएनडी से जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है। तो क्योंकि मुझे वो करना था, इसीलिए एमबीए करने का मैंने सोचा। जैसा मैंने बोला कि मैं पहले आईएसबी जाने वाला था, कोविड की वजह से वो डिले हो गया, क्योंकि लिटरली अप्रैल में शुरू होता है, तो अप्रैल ऑफ 2020 में कहीं भी ऐसा आपको पता है स्कूल शुरू करने का पॉइंट नहीं था। तो मैंने कैंसिल करके, क्योंकि फिर मैं एक और साल डेटॉल में काम ही कर रहा था, तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं थोड़े बेटर स्कूल्स में अप्लाई कर सकता हूँ। तो दैट वाज द प्राइमरी रीजन कि मुझे लगा कि अच्छा नहीं, मैं यूएस के कुछ और बेटर कोई स्कूल्स हैं तो उनमें जाता हूँ। और उसके बाद इसीलिए मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी वाले रोल में आया, जिसमें जैसे कि मैंने बोला कि समय बहुत ज्यादा लगता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बाल सफेद हो जाते हैं, मगर मुझे मुझे उसमें मजा आता है। तो इसीलिए मैंने उसमें शिफ्ट करने का सोचा। तो सर अभी जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो आपने ज्वाइन किया था 2017 में, तो उसमें और अभी में क्या चेंजेस आए हैं मेजरली? काफी फर्क है आई थिंक। मैं 2017 में नहीं, क्योंकि वो तो दूसरा मतलब काम ही दूसरा था, बट 3 साल पहले जब मैंने बीसीजी में ज्वाइन किया, तो भी जैसे मैं खुद भी तब एनालिसिस खुद करता था, और हम आंसर बनाने की कोशिश करते थे। अब जैसे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने की साथ में होती है। तो मेरी टीम होगी जो जो एनालिसिस कर रही है, मतलब मुझे जाके वो क्लाइंट्स को प्रेजेंट करना है, या सारे एनालिसिस को इकट्ठा ला के उसकी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे क्लाइंट उसे काम पे लगा सकता है, या कैसे वो उससे बेनिफिट ले सकता है। तो उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है। तो सर मैं अभी ऑल्सो देख रहा आपका हूँ कि रोल एक्चुअल में बिजनेस डेवलपमेंट का है या कंसल्टिंग में जाके मतलब पिच करने का है, और जैसे क्लाइंट्स को हम पिच करते हैं वैसा सिर्फ पिच आइडियाज? नहीं, मतलब सिर्फ आइडियाज पिच करने का नहीं, हम इम्प्लीमेंटेशन में भी वो करते हैं। तो डिपेंड करता है, जैसे हम हर 2 महीने आप नया प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो पहले जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं तो हम एक एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो ऑर्थोपीडिक इम्प्लांट बनाते हैं, जो आपके नी रिप्लेसमेंट होते हैं, शोल्डर रिप्लेसमेंट होते हैं, और दुनिया की आई थिंक सबसे बड़ी कंपनी ही है, या इफ नॉट सेकंड सबसे बड़ी कंपनी जो बनाती है। तो हम उनका जो यूएस की वो सेल्स करते थे, हम उन्हें हेल्प कर रहे थे कि कैसे आप सेम सेल्स वाले लोगों से उनको क्या क्या आप डेटा दे सकते हैं, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली कौन से सर्जन के पास कितनी बार जाना है, कब जाना है, वो प्लान कर सके, और उस वजह से वो ज्यादा सेल्स पे फोकस कर सके, इफेक्टिवनेस बढ़ा सके। तो ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, हम उन्हें हेल्प करते हैं एसेंशियली, कि आप जो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं उसमें कैसे इम्प्रूव करना है।
मैं साथ में ममता का भी एक क्वेश्चन है, मैं जल्दी से उसे ले लेता हूँ कि किसी टीम मेंबर की लापरवाही या डिले की वजह से आपका काम अफेक्ट हो रहा है, तो उन्हें कन्फ्रंट या डील करना है, सही है या नहीं? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सही है कि उन्हें आप रेज करें कि आपकी उनके काम की वजह से आप पे इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही साथ इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप जाके अपने जो भी मैनेजर हैं या बॉस हैं उनसे भी जाके डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब मेरे काम पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर अगर मेरे काम पे ना इम्पैक्ट आ रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो तो ठीक है, बट अगर आपके काम पे इम्पैक्ट आ रहा है, आप मैनेजर या बॉस से जाके बात कर सकते हैं कि उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो एटिकेट के हिसाब से नहीं है। आपको बिल्कुल जाके कॉन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि आपके काम पे इम्पैक्ट आ रहा है, कंपनी के आउटकम पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसके लिए अगर आप प्रॉब्लम रेज करते हैं, और प्रॉब्लम हो सकता है कि एकदम से सॉल्व ना हो, कंटिन्यू हो सके। हाँ, मगर जैसे मेरे एक मैनेजर ने मुझे भी बोला था कि अगर आप कहीं ऐसे आपको लग रहा है कि आप डूब रहे हैं, और आप हाथ उठा के दिखाएं भी नहीं कि मैं डूब रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएं और आप बच के बाहर आ जाएं। मगर आप जब तक हाथ नहीं दिखाएंगे तो आपको कोई मदद मिल नहीं सकती है। तो डूबने से अच्छा है, आप चाहे खुद बाहर निकल भी सकते हो, आप डूबने से पहले बता दीजिए, हो सकता है आपको फिर भी खुद ही निकलना पड़े। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मदद मिल जाएगी। तो देयर इज नो डाउन साइड टू दैट। I think there are no questions. We can conclude the session. So thank you, sir, for answering each and every question of our participants. और काफी फ्रूटफुल सेशन रहा जैसा कि, और आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मनीष कुमार मिश्रा जी से आज के वोट अभिषेक को आज स्वतंत्रता दिवस का जो गीत बजाना था, धन्यवाद, उसके बाद करते हैं। मैम लास्ट में कर लें या फिर अभी अभी कर लें? नहीं, थैंक्स बाद में कर लेंगे, तभी इतने तो ठीक। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो एक हम देशभक्ति गीत चलाना चाहेंगे इस दिन के पक्ष पे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले